पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, जो भी हो सेकंड यानी अगला पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें बायोलॉजी की कुछ शाखाएं छूट गई थी उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मत्स्य पालन। मत्स्य पालन क्या, सॉरी मत्स्य विज्ञान क्या होता है, जिसमें मछली से संबंधित जानकारी ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी। जबकि मछली पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है, पिसीकल्चर में किया जाता है। अब आता है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी का संबंध किससे, केंद्रक से, यानी केंद्रक का अध्ययन किसमें किया जाता है, कैरियोलॉजी। अब केंद्रक क्या होता है, कोशिका के अंदर का सबसे यानी कि बीच में पाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। तो केंद्रक का अध्ययन किसमें किया जाता है, कैरियोलॉजी में किया जाता है। अब आता है निम्नोलॉजी। निम्नोलॉजी किसका अध्ययन, निम्नोलॉजी में अलवणीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। अलवणीय पादपों का अध्ययन किसमें किया जाता है, निम्नोलॉजी में किया जाता है। अब आता है ओडोंटोलॉजी। जहां भी वर्ड ओडेंट दिख जाए समझ लेना वो किससे रिलेटेड है, दांत से रिलेटेड है। यानी ओडेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, दांतों का अध्ययन किया जाता है। अब आता है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन किसमें किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। अब आता है कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी में मोलस्क का समूह के जीवों का अध्ययन किया जाता है। मोलस्क का जैसे ऑर्थोपोडा जे समूह के कुछ जीव जंतु होते हैं ना, तो जैसे मोलस्क का समूह का अध्ययन किसमें करेंगे, अपन कॉन्कोलॉजी में करेंगे। अब आता है इथोलॉजी। इथोलॉजी में प्राणियों के आचार विचार एवं व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, इथोलॉजी में किया जाता है। अब आता है फेलोलॉजी, सॉरी कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किसमें करेंगे, अपन कैलोलॉजी में करेंगे। अब आता है क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है, जबकि अस्थियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है, जो अपन कल पढ़ चुके हैं। लेकिन क्रेनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। अब आता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किया जाता है वृक्षों एवं झाड़ियों तथा पत्तियों का अध्ययन भी किसमें कर लेते हैं, अपन डेंड्रियोलॉजी में कर लेते हैं। अब आता है एंडोक्रिनियोलॉजी। एंडो वर्ड का मतलब होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने अंदर दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि और उनसे निकलने वाले हार्मोनों का अध्ययन अपन किसमें करेंगे, एंडोक्रिनोलॉजी में किया जाता है। अब आता है मास्टोलॉजी। मास्टोलॉजी का में किसका अध्ययन किया जाता है, स्तनों का अध्ययन किसमें किया जाता है, मास्टोलॉजी में किया जाता है। अब आता है नोसोलॉजी। नोसोलॉजी में क्या किया जाता है, रोगों का वर्गीकरण। जैसे ये रोग किस प्रकार का है, वायरस जनित है या बैक्टीरिया जनित है, रोग कई प्रकार के होते हैं, तो उनका वर्गीकरण किसमें करते हैं, अपन मास्टोलॉजी में कर लेते हैं। अब आता है नोसोलॉजी। नोसोलॉजी में सॉरी मास्टोलॉजी में नहीं, नोसोलॉजी में अपन किसका अध्ययन कर लेते हैं, रोगों का वर्गीकरण का अध्ययन कर लेते हैं। अब आता है ब्रायोलॉजी। एक होता है वायरोलॉजी, एक होता है ब्रायोलॉजी। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा समूह के पादपों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है सोरोलॉजी और एक होता है सीरोलॉजी। दोनों में बड़ा डिफरेंस, मतलब दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, छिपकली से संबंधित अध्ययन किया जाता है, बट लेकिन सीरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। अब सीरम क्या होता है, तो सीरम को समझने के लिए यदि अपन ब्लड में से क्या निकाल दें, एक तो आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी। तो ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। यदि हम ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल देते हैं तो बचा हुआ भाग ही क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। यानी सीरम का अध्ययन हम किसमें करते हैं, सीरोलॉजी में कर लेते हैं। और सोरोलॉजी में किसका किया जाता है, छिपकली का। वैसे ही बायोलॉजी में किसका, वायरस का, लेकिन ब्रायोलॉजी में किसका, ब्रायोफाइटा समूह के पादपों का अध्ययन किसमें करते हैं, ब्रायोलॉजी में कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये तो ही बायोलॉजी की कुछ शाखाएं, पढ़ेंगे हम मानव शरीर के बारे में। तो मानव शरीर में सबसे पहले मानव शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है। इधर माता का क्या मिलता है, अंडाणु, और पिता का क्या मिलता है, शुक्राणु। तो दोनों के मिलकर के अपन क्या बनता है, युग्मनज या फिर भ्रूण। उसी को हम क्या बोल देते हैं, कोशिका। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। कोशिका का ग्रुप क्या कहलाता है, ऊतक। यानी कोशिका का समूह क्या कहलाता है, ऊतक। और ऊतकों का समूह क्या कहलाता है, अंग।
और अंग का समूह क्या कहलाता है? तंत्र। और तंत्र का समूह क्या कहलाता है? बॉडी। यानी शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। क्यों? क्योंकि कोशिका का समूह क्या कहलाया? ऊतक। ऊतक का समूह क्या कहलाया? अंग। अंग का समूह क्या कहलाया? तंत्र। और तंत्र जब का समूह क्या कहलाया? मानव शरीर यानी कि बॉडी। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। पढ़ते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन के संबंध में 1628 में विलियम हार्वे ने बताया कि ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है। उन्होंने कहा ब्लड सर्कुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक खराब या अच्छी चीजों को भेजना होता है। जैसे अपन ने देखा होगा जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोतल तो कहीं लगाता है और कहीं अपन को दर्द होता है, और वो कैसे सही हो जाता है? वो किसके माध्यम से? ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से। अगर ब्लड ही सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लड के माध्यम से वो दवा हर जगह तक पहुंच जाती है। जैसे मान के चलो अपन को किसी सांप ने काट लिया, तो ऐसा क्यों होता है कि वह कुछ समय के बाद अपने शरीर में, पूरे शरीर में क्या फैल जाता है? विष फैल जाता है, जिसके माध्यम से हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? पूरे शरीर में खराब व सही चीजों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करना ही क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है, जिसके बारे में 1628 में किसने बताया? विलियम हार्वे ने बताया। अब रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी में किया जाता है। तो एंजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। अब समझना, जी रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब कैसे? एक तो ओपन होता है, एक क्या होता है? ओपन, और दूसरा क्या होता है? क्लोज। ओपन क्या होता है? जिनमें ओपन रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? जिसमें ब्लड वाहिनियों में ना बहकर यानी कि वाहिनियां जानते हैं। जैसे अपन क्या होता है? वाहिनियां भाई जिससे रक्त बहता है। जैसे अपने शरीर में क्या पाई जाती है? सिरा, धमनी। तो जिसमें शरीर वाहिनियों में ना बहकर बाहर बहता हो उसको क्या कहते हैं हम? ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। जबकि जिसमें ब्लड बाहर से ना बहकर अंदर से बहे तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, जो अपन लोगों में होता है। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन किसमें होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन ओपन ब्लड सर्कुलेशन किसमें होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है मोलस्का और ऑर्थोपोडा समूह के जीवों में। जैसे ऑर्थोपोडा समूह में कीट, कॉकरोच इत्यादि में कौन सा होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। और मोलस्का में देख सकते हैं जैसे घोंघा वगैरह, इनमें सब में क्या होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन कितने में होता है? इनके अलावा जितने भी समूह बचे उनमें सब में क्या होता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र चार चीजों से मिलकर बना है। कितने से? सॉरी, 3 चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, 3 चीजों से मिलकर। जैसे सबसे पहले क्या आता है? अपना ब्लड, दूसरा अपना आएगा हार्ट, और तीसरा आएगा क्या? वाहिनियां। मतलब कि वाहिनियां किनको? जैसे मान के चलो अपन जब कहीं खेत में पानी देते हैं, समझना, जब अपन कहीं खेत में पानी देते हैं तो पानी को निकालने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? पंप का। तो अपने अगर मैं यानी पंप यानी इंजन का, तो अपने अंदर पंप का कार्य कौन करता है? हार्ट। कौन करता है? हार्ट। अब किसको पंप करता है? तो वो किसको करता है? ब्लड को। अब अपन क्या डालते हैं? एक खेत से दूसरे खेतों में पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? पाइपलाइन डालते हैं, और वो पाइपलाइन का कार्य कौन करती हैं? वाहिनियां। आया समझ में? तो वाहिनियां क्या होती हैं? जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं।
हार्ट क्या होता है, पंपिंग का कार्य करता है, और ब्लड क्या होता है, जिनके माध्यम यानी कि वाहिनियों के माध्यम से ले जाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। ठीक है, अब इसी से मिलकर क्या बनता है, रक्त परिसंचरण तंत्र बनता है। किससे मिलकर, इससे मिलकर क्या बनता है, रक्त परिसंचरण तंत्र बनता है। अब इससे आगे स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ब्लड से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले पार्ट में।